Good evening, class. This is our fourth lecture of this course, that is wastewater treatment or waste management. तो हम इसमें इंट्रोडक्शन करने के बाद कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे वेस्ट वाटर की. तो इन दैट प्रॉपर्टीज एक दो पॉइंट और डिस्कस करने थे. देन वील मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज COD BOD. ओके, सो एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए थे, सो कवर कर लेते हैं पहले. that first one is Fe and Mn, आयरन एंड मैग्नीज. तो Fe और Mn क्या है? बेसिकली मेटल्स है. तो मेटल्स जब वेस्ट वाटर में होंगे तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होंगे और वो किस फॉर्म में वेस्ट वाटर को अफेक्ट करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. सो स्क्रीन आपको प्रेजेंट हो रही होगी. Fe and Mn. ओके, प्रेजेंस ऑफ Fe and Mn in concentration greater than 0.3 milligram per liter and 0.5 milligram per liter means respectively. मीन्स Fe के लिए कह रहे हैं 0.3 मिलीग्राम पर लीटर और मैग्नीज के लिए कह रहे हैं 0.5 मिलीग्राम पर लीटर. कॉज कलर प्रॉब्लम. तो ये कह रहे हैं कि सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है वेस्ट वाटर में, जो भी डिफरेंट कलर फॉर्म होते हैं, वो कलर बेसिकली किस वजह से फॉर्म होते हैं? आपके मेटल कंसंट्रेशन से. आयरन और मैग्नीज की कंसंट्रेशन अगर, और वो परमिसिबल लिमिट आपको गिवन है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा अगर आयरन एक्सीड कर गया या मैग्नीज 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा एक्सीड कर गया तो इट मे कॉज कलर प्रॉब्लम इन अवर वेस्ट वाटर. In that, certain organism can utilize Fe and Mn as the source of energy that may cause disease. सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? देखो, हमारा मेनली क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और फूड है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है. ये इसमें से अपना फूड एक्सट्रैक्ट करेगा. फूड एक्सट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन. फूड एक्सट्रैक्ट करेगा मीन्स वो क्या करेगा? डिकम्पोजिशन प्रोसेस करेगा. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म व्हाइल डिकम्पोजिशन दे यूज दिस मेटल्स. दैट ऑर्गेनिज्म मे यूज Fe and Mn एज द सोर्स ऑफ एनर्जी. और अगर वो इसको यूज करेंगे मीन्स डिकम्पोजिशन होगा. डिकम्पोजिशन होगा मतलब उसमें जो है फिर आपको एक हार्मफुल गैसेज या हार्मफुल बाय प्रोडक्ट उसमें मिलेंगे. और वो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट जो भी मिलेगा दैट इज द पॉल्यूशन फॉर द वेस्ट वाटर. और वो कैसे? लेट अस सपोज जैसे कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे दिस इज Fe2 प्लस O2 ऑक्सीजन with the water, it will give precipitate FeOH. FeOH whole thrice. Similarly, manganese plus oxygen in presence of H2, it will give the byproduct MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड. तो जो ये बाय प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बाय प्रोडक्ट्स क्या है? ये डिपॉजिट होंगे और वेस्ट वाटर में, ठीक है, डाइल्यूट होंगे या डिपॉजिट होंगे. ये क्रिएट करेंगे कलर. These byproduct will create color in the wastewater. ठीक, but the permissible limit after which will not allow the concentration of these parameters, that is 0.1 milligram per liter for the iron and 0.05 milligram per liter for the manganese. ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर को ppm भी बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कॉपर. तो कॉपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, या इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन से हमको क्या प्रॉब्लम होगी, ये भी हम देखते हैं. ठीक है, कॉपर Cu, इट्स हाई कंसेंट्रेशन अफेक्ट द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि कॉपर एक्सेस में हो तो क्या प्रॉब्लम होती है, बेसिकली ह्यूमन हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है. इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इश्यू हो सकता है. If the CuSO4 is greater than 250 milligram per liter, it induces the luxative effect in the water. अब कह रहे हैं कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है. व्हेन द कॉपर रिएक्ट्स विद दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, it will create CuSO4, and this concentration of CuSO4 exceeds, if it exceeds from 250 milligram per liter, it may cause undigestion problem. ठीक है, तो जिस पानी में कॉपर सल्फेट की मात्रा इतने से ज़्यादा होगी, उस वाटर में हमको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है. उस अगर वो प्रॉब्लम एक मेजर है, सिग्निफिकेंस है, तो उसको लक्साइट इफेक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो इससे कॉपर से आपको होगी. तो द मेनली परमिसिबल लिमिट विच इज अलाउड, दैट रेंज इज 0.05 टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर. वैसे तो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर ही है, बट 1.5 अपर लिमिट मीन्स दैट इज कॉज फॉर रिजेक्शन. इसको बोलते हैं कॉज फॉर रिजेक्शन. इसका मतलब हो गया कि अलाउड तो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर ही है, बट अगर 1.5 से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स we will reject this water, we will not allow this water in any further use, in any use. okay, allow का मतलब इसमें फिर further treatment required है हमको. next is the gases. ठीक है, तो gases basically gases की प्रेजेंस होने का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है. ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस गोइंग ऑन है. ठीक है, और डिकम्पोजिशन प्रोसेस अगर रनिंग में है, गोइंग ऑन है, और इन दैट टाइम आप उस वाटर को कंज्यूम करते हो, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए. सो लेट अस रीड हियर. प्रेजेंस ऑफ CH4, मीथेन, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, and NH3 ammonia. These 4 gases are major gases which are present in the wastewater. In the water indicate the presence of organic मैटर इन द वाटर. तो अगर गैसेस प्रेजेंट हैं वेस्ट वाटर में, तो इससे आप ये बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में. ऑर्गेनिक मैटर रिमूव नहीं हुआ है कंप्लीटली. ठीक है, तो दिस मे बी अ स्ट्रॉन्ग, दिस मे बी अ पॉइंट विच इज टू बी नोटेड. ठीक है, क्या आप इसे नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को. तो ये पॉइंट है कि अगर गैसेस की प्रेजेंस है, इट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट ऑर्गेनिक मैटर इज आल्सो प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर. CH4 इज नोन फॉर इट्स एक्सप्लोजिव टेंडेंसी. ठीक है, CH4 मीथेन गैस वैसे तो वैसे बायोलॉजिकली काफ़ी यूजफुल होती है, बायोगैस प्लांट में भी यूज़ करते हैं, बट इट मे कॉज एन एक्सप्लोसिव टेंडेंसी. And along with that, H2S induces the rotten egg smell or pungent smell in the water. ये हम सबने पता है, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते थे. हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है, उसमें रॉटन एग स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे की बदबू आती है, और पंजेंट, दैट इज द सेम सिनोनिम. पंजेंट स्मेल, बहुत ही खराब स्मेल आती है वेस्ट वाटर से. ठीक है, तो हार्मफुल है नहीं, दैट इज अनदर प्रॉब्लम, बट इतनी मतलब पंजेंट स्मेल है, इतनी खराब स्मेल है कि यू कैन नॉट यूज दिस वाटर. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एसिडिक. तो इट एसिडिक होगा तो इट एड्स द बैड टेस्ट इन द वाटर. अगर ये है तो इससे काफ़ी बैड टेस्ट वाटर में होगा, जो कि हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते. और एसिडिक नेचर है, तो इट मे कॉज कोरोसिव एक्शन. कोरोसिव एक्शन किसके साथ? हमारा मटेरियल के साथ. लेट अस सपोज आप सीवर्स, मैंने बताया था सीवर्स क्या होते हैं, पाइप. सच पाइप्स दोज आर कैरी वेस्ट वाटर. तो पाइप्स किसी मटेरियल के बने होंगे, उस मटेरियल में कोरोजन आ सकता है. तो अगर आपके वेस्ट वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें एसिडिटी हो जाएगी, मीन्स दैट मे कॉज कोरोजन इन आवर सीवर पाइप्स. दिस इज द पार्ट ऑफ डिओल ऑक्सीजन, ये हम बाद में देखते हैं. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज COD. अभी हम देखेंगे 3 टॉपिक छोटे छोटे, COD, BOD और THOD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड theoretical oxygen demand. ठीक है, the first one in that is COD. COD is chemical oxygen demand. ठीक है, so let us read definition first. Amount of O2 required to decompose both biodegradable and non biodegradable organic matter. जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है बायोडिग्रेडेबल
वेस्ट को डिकम्पोज करने में एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने में जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दैट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड COD. फर्स्ट थिंग, दिस पॉइंट शुड बी क्लियर in our mind. Then it can be calculated by adding potassium dichromate. This is also an important, very important point, that this point have been asked in competitive examination several times, that by adding the potassium dichromate K2Cr2O7 along with what, along with the H2SO4, along with the sulfuric acid, we'll do titration. In that we'll basically note the amount of oxygen consumed for the decomposition of organic matter. तो हम क्या कर रहे हैं, हमको ऑक्सीजन की क्वांटिटी बतानी है कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई. एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और उसमें जो रिलीज जो कंज्यूम होती है O2, वो O2 का अमाउंट हम नोट कर लेते हैं. और हम ये बोलते हैं कि इस जितनी O2 जो कंज्यूम हुई है, इतनी ही ऑक्सीजन डिमांड है किसकी, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है किसमें, वेस्ट वाटर में, जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं. तो ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है. तो विद द हेल्प ऑफ K2Cr2O7 और H2SO4 we'll find the oxygen consumed in that titration test. Okay, so एक नोट है यहाँ पर हमारे लिए. नोट इज द एज पोटेशियम डाइक्रोमेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Potassium dichromate is a strong oxidizing agent. It carries out the decomposition of some inorganic matter present in the wastewater. Hence, it is known as a dichromate demand. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करके ही हम क्या कर रहे हैं, COD वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो कुछ इनऑर्गेनिक with this strong oxidizing agent K2Cr2O7, some inorganic matter जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है, उनका डिकम्पोजिशन इजिली हो जाता है. तो जिनका डिकम्पोजिशन इससे हो जाता है, उन वेस्ट वाटर के लिए हम बोल देते हैं कि दैट डिमांड इज कॉल्ड नथिंग बट डाइक्रोमेट डिमांड. क्योंकि डाइक्रोमेट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं. तो हम बोलते हैं कि दैट डिमांड इज ऑल्सो टर्म्ड एज डाइक्रोमेट डिमांड. ओके, सो ये सेम चीज़ लिखी हुई है वैसे जो ऑलरेडी मैंने नोट में मेंशन करी है, बट दिस इज इन सिंपलर लैंग्वेज, सो यू कैन रीड दिस. Organic matter is oxidized by the K2Cr2O7 in presence of H2SO4. Then the solution is titrated and oxygen consumed in the oxidation of wastewater is determined. है ना, solution is titrated and oxygen consumed in oxidation of wastewater, that is to be determined. Okay, fine. This much is enough for this COD. Now moving to the next one, that is THOD. THOD का फुल फॉर्म है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो थ्योरेटिकली का मतलब वी विल कैलकुलेट दिस डिमांड और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड with the help of some very famous chemical reaction. Okay, so if exact type of the concentration of organic matter present in the system is to known, then amount of O2 required for the decomposition of organic matter can be computed by theoretically and referred as THOD. वो कह रहे हैं अगर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमको सिस्टम में है, कितना है वो हमें पता है. ठीक है, इफ क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन टू अस, अगर वो हमें नहीं पता एग्जैक्टली, देन वी कैन नॉट यूज दिस मेथड और दिस रिएक्शंस टू फाइंड द ऑक्सीजन डिमांड. तो फर्स्ट एक टर्म क्या हो गई कि हमको जो है एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए किसका, OM का. तो OM मतलब ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये पता है. ओके फाइन, देन वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन वी कैन फाइंड द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो हाउ, लेट्स सी. एग्जांपल दिया आपको, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आपने पहले पढ़ी होगी स्कूल लेवल में. द ग्लूकोज C6H12O6 विद प्लस 6O2, व्हाट 6 मोल किसके हो गए यहाँ पे, ऑक्सीजन के. एरो मीन्स
will give the 6 mole of carbon dioxide with the 6 mole of the water. So in the chemical, in the language of chemistry, we can read it is as the 1 mole of glucose. ग्लूकोज के कितने मोल हैं? 1, क्योंकि C6H12O6 के ब्रैकेट में कुछ नंबर्स मेंशन नहीं है. ओके, तो एक ग्लूकोज एक कंपाउंड हो गया है ना. तो दिस ग्लूकोज हैविंग 1 मोल, टू डिकम्पोज दिस ग्लूकोज यहाँ पे मान लीजिए एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर है. टू डिकम्पोज दिस ग्लूकोज, दिस ऑर्गेनिक मैटर, दिस मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ओके, सॉरी, ऑक्सीजन कंपाउंड, ऑक्सीजन गैस. ठीक है, मॉलिक्यूल इज ओ, मतलब 1 मॉलिक्यूल इज को बोलते हैं O को बोलते हैं नेशेंट ऑक्सीजन. ओके, दिस इज O2 एंड अनदर इज O3, दैट इज ओजोन. दैट इज डिफरेंट थिंग. तो अब इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका एटॉमिक वेट निकाल रहे हैं. राइट, दिस इज एटॉमिक वेट. तो जनरली एटॉमिक वेट, दिस इज द C6H12O6. ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा आपका 182 ग्राम. क्या एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो द एटॉमिक वेट इज नियर अबाउट 12. ओके, ऑलमोस्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर का एटॉमिक वेट. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट. H का एटॉमिक नंबर इज 1, सो दिस इज 1 and 1, दिस 12. O का होता है एटॉमिक नंबर 8, वेट इज 16. तो 16 6 जा 96. ठीक है, 16 6 जा 96. और मैंने बोला कार्बन का होता है 6, तो 6 दूनी 12, तो 12 आपका हो गया एटॉमिक वेट. ठीक है, तो C6 है. राइट, तो 12 6 जा 72, तो 12 6 जा 72 प्लस H का 1 होता है, तो 1 इंटू 12 दैट इज 12. तो लेट अस सी कितना आ रहा है ये, 2 2 4 4 6. okay, H1 must be 24 I think. so yeah, 4 to the 6 6 6 6 12 का 2 कैरी 1, तो ये आपका 3 3 7 10. ओके, six is 96 and 6, that 6 is the carbon. 6 12 6 ja. Okay, so let us add this first. It is coming 6 to 8 9 7 is 168. Okay, so let us deduct this from 182. 12 is 4 और यहाँ से ये आ गया आपका 1. okay. So this is coming 182. ठीक है, so this is around, this must be 180 here because this is 12. okay, so 12 अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 180. तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए, ओके, दिस वाज दी, ये 180 ही होगा, 182 नहीं हुआ. ठीक है, प्लीज करेक्ट दिस, दिस इज 182. 180, सॉरी, दिस इज 180 नॉट 182. यहाँ पे देखो 180 लिखा है. तो 180 ग्राम ऑफ दी ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए कितना चाहिए? 6 मोल ऑफ O2 चाहिए. राइट, तो 6 मोल ऑफ O2 मतलब, अब O2 का निकालेंगे हम, है ना. तो O का मैंने बताया 6 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट इज द 12, सॉरी 8 होता है, तो एटॉमिक वेट इज द 16. 6 O2 यानी 16 into 2 is 32 and this is the 6 times, so 32 into 6, this is coming 6 2 ja 12, 6 3 ja 18 plus 1 9, so 192. So 192 gram oxygen is required to decompose 180 gram of glucose. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट. आप अगर आप गेट का पेपर देखो तो गेट में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं. बेसिकली वो क्वांटिटी निकलवा लेता है आपसे. ठीक है, सो इफ 180 ग्राम ऑफ दिस C12O6 1 ग्राम ऑफ होते हैं, बेसिकली वो क्वांटिटी निकलवा लेता है आपसे. ठीक है, सो if 180 gram of this C6H12O6 require 192 gram of O2, right, then we can write x gram of glucose require how much? x times gram of O2 is 192 by 180. इसको जब सॉल्व करेंगे जो भी आएगा, तो अगर हमको बोला जाए कि 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो वी विल मल्टीप्लाई 50 विद दिस फैक्टर, देन वी विल गेट दी ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और ऑक्सीजन डिमांड.
नेक्स्ट वी कैन फाइंड विद दिस ऑल्सो, ठीक है, द फॉर्म ऑफ गैस CH4 प्लस 2O2 एरो गिव यू द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। तो मीथेन का 1 मोल को डिकम्पोज करने के लिए विच इज इन द गैसियस फॉर्म, वी हैव टू गिव द 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू डिकम्पोज दिस इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन रिक्वायर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। CH4 का अब आपको वेट निकालना पड़ेगा, राइट? कैसे निकालेंगे? H का मैंने बताया 1 होता है, H4 मीन्स 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 विल गिव यू 4, ओके। एंड C कितना होता है 12, ओके। सो 12 प्लस 4 इज 16, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर 2 मोल ऑफ O2। O2 का कैसे बताएंगे? 16 ट्वाइस जा 32, 32 ट्वाइस जा 64, 64 ग्राम ऑफ O2। तो x ग्राम ऑफ CH4 विल गिव 64 बाई 16 इंटू एक्स, और ये होता है 16, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी x ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 50 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड 50 इंटू 4 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल, ठीक है। But it is also important point to be noted here, that is for all the practical purpose the THOD is taken as equal to CO2, क्योंकि THOD भी क्या है, एक टोटल ऑक्सीजन डिमांड है ऑर्गेनिक मैटर की, that organic matter may be inorganic or organic, okay, sorry, that organic matter is maybe the biodegradable or non biodegradable, right? So COD भी हम, this is due to the lab test, this is also degradable and non biodegradable both. So for the all practical purpose this is considered as equal, but वैसे आप बोलो तो THOD is a bit greater than, obviously theoretical is bit greater than the COD. Now comes to the very important, जो दोनों से ज़्यादा important है, that is BOD. BOD, the amount of oxygen required for the microorganism to carry out the decomposition of biodegradable organic matter, ठीक है। तो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी वो आपका BOD हो गया, वो आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, ठीक है। तो अंडरलाइन कर सकते हैं हम, कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर which is present in the system. Polluted water continue to absorb oxygen for many months. It is not practically feasible to find. अच्छा, ये कह रहे हैं कि water continues to absorb oxygen, बट क्या होता है कि लेट अस सपोज, ये इस स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहे हैं कि लेट अस सपोज आपके पास एक पॉन्ड है और एक कंटेनर है, उसमें आपने वेस्ट वाटर फिल कर दिया, राइट? अब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज ओपन टू द एटमोस्फियर, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर इसमें है ऑलरेडी, क्योंकि ये पानी गंदा है, बैक्टीरिया इसमें जनरेट हुए, जन्म लिया, राइट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हुए, उन्होंने इसकी डिकम्पोजिशन शुरू कर दिया। बट ये कह रहे हैं कि इट इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द एटमोस्फियर, सो द decomposition of this organic matter is continuous process, means it may last for month or for the year also. So exact amount of oxygen required for this container or for this wastewater is not an easy task. ये इतना easy नहीं है exact amount of organic matter decompose करने के लिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी का पता लगाना, ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। बट फिर भी हमें हमें एनालिसिस करना है, हमें चीज़ें सॉल्व आउट करनी है, कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, तो वी विल कंसिडर सम टाइम, सम इन्वायरमेंट, सम स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना टेस्ट कंडक्ट करते हैं। नीचे लिखा भी देखिए, सो द BOD ऑफ द वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस इज जनरली टेकन एज स्टैंडर्ड डिमांड। तो भाई एनालिसिस किया गया है ना, ये देखा गया कि शुरू के ही कुछ दिनों में लगभग सारा का सारा डिकम्पोजिशन हो जाता है। सारे का लगभग का मतलब ये है कि नॉट अप टू द 100%, बट टू द 90%, 95% डिकम्पोजिशन जो है आपका शुरू के ही वीक में, शुरू के ही 10 दिन में ऑलरेडी अकर हो जाता है। तो एनालिसिस के लिए, एक आइडिया के लिए, एनालिसिस के लिए दिस मच डेटा और दिस मच इन्फो इज इम्पॉर्टेंट टू अस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 5 days हमने जो है
और डिकम्पोजिशन होने दिया एट विच टेम्परेचर, एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसको बोल दिया, साइंटिस्ट ने इसको बोल दिया कि दिस इज द स्टैंडर्ड डिमांड। तो ये स्टैंडर्ड पैसेज आपको देना पड़ेगा वेस्ट वाटर के लिए कि भाई इतना दिन रखेंगे, इतना टेम्परेचर देंगे। तो अब क्या लिखा, जनरली टेकन एज स्टैंडर्ड डिमांड एंड इट इज अबाउट 68% ऑफ द टोटल डिमांड। अच्छा, ये भी एनालिसिस किया गया है कि जो टोटल डिमांड आपकी होगी, मतलब जो भी कई मंथ और साल में जितनी भी ऑक्सीजन डिमांड आपकी होगी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दैट इज 100 लेट अस सपोज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 100 अगर 100 डिमांड आपकी है, यूनिट आप इसको मान लीजिए किसमें मिलीग्राम पर लीटर में मान लीजिए, ठीक है। सारी यूनिट इसमें मोस्टली मिलीग्राम पर लीटर में ही चलेंगी, क्योंकि लीटर क्या है, वेस्ट वाटर का है ना, वेस्ट वाटर का वॉल्यूम लीटर में हो गया। अब किसी की भी क्वांटिटी, किसी भी पैरामीटर की क्वांटिटी होगी तो मिलीग्राम में होगी, वेट होगा उसका, है ना, तो वेट ग्राम मिलीग्राम में ही होगा। सो द लेट अस सपोज दैट इज 100 मिलीग्राम पर लीटर इसकी मैक्सिमम डिमांड हो गई, राइट। तो मैक्सिमम का 68%, 100 का 68% कितना हो गया, 68 हो गया सर। तो 68 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम जो हो जाएगी वो शुरू के 5 दिन में ही हो जाएगी, और शुरू के 10 दिन में अगर आपने 5 दिन और दिए तो 90% ऑफ दिस टोटल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूमेबल। तो मतलब 100 मिलीग्राम पर लीटर है तो 68 मिलीग्राम पर लीटर, सॉरी नॉट 68, 68 तो 5 दिन में हो जाएगी, 90 मिलीग्राम पर लीटर, 90% है, 90 मिलीग्राम पर लीटर कंज्यूम किस में हो जाएगी आपकी, स्टार्टिंग के 10 डेज में। दिस इज द एनालिसिस थ्योरेटिकल। BOD डिटरमाइंड बाय द डाइल्यूटिंग। अच्छा, निकालना कैसे इसको, डिटर्मिनेशन कैसे मेजर करते हैं इन द लैब, वो देख लेते हैं। BOD डिटरमाइंड बाय द डाइल्यूटिंग द नोन वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर सैंपल and noting the DO of diluted sample before and after the incubation for 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि अभी डिटेल में देखते हैं। अभी ये समझ लीजिए कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर को स्पेशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, राइटली। कोई स्पेशल इन्वायरमेंट का मतलब है एक इंक्यूबेटर होता है, इंक्यूबेटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम एक सर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, सर्टेन टेम्परेचर देते हैं, सर्टेन ह्यूमिडिटी देते हैं, राइटली पैक्ड होता है। हमें कितना उसमें एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलाउ करना है, नहीं करना है, वो सब हमारे हाथ में होता है, दैट वी कैन रेगुलेट। तो उसको उस मशीन उस कंटेनर को बोलते हैं, मशीन को बोलते हैं इंक्यूबेटर। तो उस इंक्यूबेटर में अगर हम टेम्परेचर सेट कर दें 20 डिग्री सेल्सियस और सैंपल को इसमें पुट कर दें कितने दिन के लिए, 5 दिनों के लिए, 5 डेज के लिए, राइट। तो सैंपल को रखने से पहले उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी वो नोट करना है, ठीक है। DO है डिजॉल्व ऑक्सीजन। और 5 डेज के बाद डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो नोट करना है, ठीक है। मान लीजिए पहले थी 10 लेट अस सपोज। कब, जब आपने सैंपल पुट करा इंक्यूबेटर में, उससे पहले थी 10 मिलीग्राम पर लीटर। सैंपल पुट करने के बाद 5 डेज हो गए, डिकम्पोजिशन वगैरह हो गया, आपने सैंपल को निकाला, फिर आपने चेक किया, नाउ आपकी जो DO है, रियल ऑक्सीजन है, दैट इज 5 मिलीग्राम पर लीटर। तो 10 से 5 हो गई, कितनी कंज्यूम हो गई, कितनी माइनस हो गई, 10 माइनस 5 यानी 5। तो 5 कितनी होगी, डिडक्ट हो गई, 5 कंज्यूमेबल होगी, ठीक है, कंज्यूम हो गई। तो बाय डिटरमाइनिंग दिस वी कैन डिटरमाइन अवर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो कैसे टेस्ट करते हैं, स्टैंडर्ड थिंग्स आर लाइक दिस। 300 ml बॉटल इज यूज फॉर इंक्यूबेशन। अच्छा, दैट इज स्टैंडर्ड, जो हमारी स्टैंडर्ड मेजरिंग बॉटल होगी उसका वॉल्यूम होगा 300 ml, ओके। एंड ऑल द सोर्स ऑफ लाइट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंक्यूबेटर। जितनी भी लाइट सोर्स इसमें आ सकती हैं वो हमें एक्सक्लूड करना है, प्रिवेंट करना है, कोई लाइट सोर्स या लाइट इसमें एंटर ना करे, जिससे कि इसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन ना हो। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, एल्गी प्रेजेंट होगा, और एल्गी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो गया तो वो सन रेज की प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेगा। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज और एब्जॉर्बिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको प्रिवेंट करना है टेस्ट में। तो ये आपका लेटेस्ट सपोज टेस्ट सैंपल है,
टेस्ट सैंपल में क्या लिखा है नीचे, x मिलीग्राम पर लीटर, दिस x मिलीग्राम पर लीटर इज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर जो उसमें आपने पोर कर रखी है, प्लस y मिलीग्राम पर लीटर, व्हाट इज दिस y मिलीग्राम पर लीटर, एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर मतलब जो पानी बिल्कुल साफ है, एरेशन से आपने उसमें गैसेस वगैरह भी रिमूव कर दिए, तो एरेटेड वाटर है ना, दिस क्लीनेस्ट वाटर। तो ये जो है क्लीन वाटर जिसकी क्वांटिटी कितनी है, y मिलीग्राम पर लीटर, ये आपको ऐड करना है किसमें, x मिलीग्राम पर लीटर टेस्ट सैंपल में विच इज डर्टी वाटर, x प्लस वाई, उसको हमने बोल दिया जेड, लेट अस सपोज जेड क्वांटिटी होगी, z इक्वल टू x प्लस वाई, ये हो गया। इसको बोलेंगे अब डाइल्यूटेड सैंपल, कि सैंपल अब डाइल्यूटेड हो चुका है, साफ पानी में गंदे पानी को मिला दिया, खत्म। अब दिस जेड सैंपल इज टू बी पुट, इज टू बी प्लेस्ड इन दिस इनक्यूबेटर फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बाद में जो थिंग्स आएंगी उस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे बीओडी को, तो बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 10 थी 5 रह गए डीओ, है ना, तो डीओ इनिशियल नोट करनी पड़ेगी, डीओ फाइनल आपको नोट करनी है बाद में, इनका डिफरेंस मल्टीप्लाइड इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर का मतलब क्या होता है, कितना फाइनल वॉल्यूम आपके सैंपल का हुआ जब आपने उसमें साफ पानी मिलाया, किसमें, गंदे पानी में, गंदे पानी मतलब वेस्ट वाटर में, कितना फाइनल वॉल्यूम आपका हुआ डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सैंपल ऑफ दैट गंदा पानी, दैट डर्टी वाटर, ठीक है। द रिलेशन फैक्टर विल बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द डिसॉल्व्ड सैंपल और डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द ट्रू सैंपल और टेस्ट सैंपल और वेस्ट वाटर। तो इनका रेशियो जो है यानी z बाई x का रेशियो जो है दैट विल गिव यू द डाइल्यूशन फैक्टर, और उसकी मल्टीप्लाई करनी किसमें, डीओ कंज्यूम में। तो बीओडी क्या हो गया, मोटा मोटा डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द डीओ कंज्यूम। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है गेट में और सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, ठीक है, तो वो हम देखेंगे बाद में। The first demand during the 20 days occurs due to oxidation of organic matter, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर 20 डेज में होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कार्बोनेशियस डिमांड। अच्छा, दो तरह की डिमांड होती है, कार्बोनेशियस होती है, कार्बोनेशियस, और दूसरी होती है नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस डिमांड, ठीक है। तो फर्स्ट 20 डेज में जो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो रहा है उसमें बेसिकली कार्बन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन, और कौन कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, तो उसलिए उसका नाम दे दिया कार्बोनेशियस डिमांड। और इसको बोलते भी हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ बीओडी और इनिशियल डिमांड। तो उन्होंने क्या करा है, बेसिकली दो स्टेज में डिवाइड कर दिया पूरे डिकम्पोजिशन को, एक तो कार्बन वाला और एक नाइट्रोजन वाला। तो पहले को बोल दिया फर्स्ट स्टेज या कार्बोनेशियस या इनिशियल डिमांड, और दूसरे वाले को बोल दिया नाइट्रोजनस डिमांड, सेकंड स्टेज डिमांड, है ना। तो नीचे लिखा है लेटर डिमांड अकर्स ड्यू टू दी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ऑफ NH3 अमोनिया, सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजनस डिमांड और सेकंड स्टेज डिमांड, ठीक है। तो आपको पता चल गया फर्स्ट डिमांड क्या होती है और सेकंड डिमांड क्या होती है, ठीक है। So this is curve, the important curve. From this curve only we will start the derivation of the BOD consumed or BOD required, है ना। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसपे वेरी पॉपुलर न्यूमेरिकल गेट में और भी एग्जामिनेशंस में आता है, उसका डेरिवेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक कर्व है ना। और इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखो, अब्सेसर और ऑर्डिनेट पे क्या लिखा हुआ है, अब्सेसर पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे क्या, टाइम इन डेज, और वाई पे लिखा है, ऑर्डिनेट पे लिखा है क्या, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, है ना। और अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को डिनोट हमने किससे करा, LT से, कैपिटल L और इसके सफिक्स में T, इससे डिनोट हम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को जो खाना है। और दिस इज द टाइम इन एक्स एक्सिस। तो एक कर्व जो है इस तरह से डिक्रीज हो रहा है ना। तो मतलब क्या होगा भाई, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी पानी में, वेस्ट वाटर में डिक्रीज होगी ऑब्वियसली। भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे
जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो वैसे वैसे अपना खाना खाएंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, तो इसकी क्वांटिटी डेफिनेटली इंक्रीज हो नहीं सकती है, डिक्रीज ही होगी, ठीक है। सो दिस इज अ थीटा टी रेशियो, this is the change in the organic matter with respect to the time is directly proportional to the minus amount of the organic matter itself, है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि जित d by dt of lt, मतलब the rate of change of organic matter is proportional to the decrement in what organic matter। तो रेट अगर बढ़ रहा है किसका, ऑर्गेनिक मैटर के डिक्रीज होने का रेट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। अगर रेट स्लो है, इफ डी बाई डी टी ऑफ एल टी इज लेसर, तो इसकी क्वांटिटी कंपेरेटिवली यानी बहुत स्लोली बढ़ रही है ना, स्लोली डिक्रीज हो रही है, राइट। तो अगर इसका रेट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज होगा, सो क्वांटिटी उतने ही स्पीड से, उतने ही रेट से क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, दैट वी कैन सी फ्रॉम दिस कर्व ओनली। तो प्रोपोर्शनल का साइन हमने यहाँ से हटाया तो एक के कांस्टेंट आ गया, राइट। प्रोपोर्शन हटता तो क्या आता है, आपको पता है, डी बाई डी टी ऑफ एल टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू एल टी। अच्छा, माइनस आपको समझ में आ रहा है, माइनस मैंने बताया, माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट, रिडक्शन। रिडक्शन किस में हो रहा है, फूड में, किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में, राइट। तो नीचे डिनोशन में आपको किया हुआ है, एल टी क्या होगी, ऑक्सीजन इक्वलेंट ऑफ कार्बोनेशियस, है ना, राइट। ओ एम प्रेजेंट इन द सीवेज, राइट। टी इज अ टाइम इन डेज, के इज व्हाट, रेट कांस्टेंट, है ना, रेट किसका, डिकम्पोजिशन का, रेट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, and this k itself is, this k is depend upon what, nature of organic matter and temperature। ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सब्सटेंस की क्वांटिटी उसमें कैसे वैरी कर रही है, प्लस टेम्परेचर आपने कितना प्रोवाइड किया, इस पर डिपेंड करता है आपका क्या, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, है ना। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी दिस डेरिवेशन। ये क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट में ये डेरिवेशन हम देखेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे, डोंट वरी। रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, रिजल्ट जो फॉर्मूला बन के आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फाइन। एंड देन विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ये पॉपुलेशन इक्विवेलेंट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी। दो छोटे छोटे टॉपिक हैं बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फैकुलेटिव बैक्टीरिया। और ये खत्म होने के बाद इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफिलेंट, है ना। डिस्पोजल कैसे करते हैं एफिलेंट का, कहाँ करते हैं भाई, लैंड पे करते हैं, रिवर पे करते हैं, सी में करते हैं तो कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, है ना, व्हाट इज टू बी, है ना, व्हाट काइंड ऑफ केयर दैट वी हैव टू टेक केयर, व्हाट, है ना, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं रखना है, वो सब जो है देखते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो थैंक यू ऑल।